हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर आपका स्वागत करता हूँ एक इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। आज की जो वीडियो है वो ओसीएम के इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश के बिटवीन के बारे में वीडियो है। राइट, एक थोड़े में इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आप उसको रिवाइज करेंगे तो इसमें चांसेस है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ सके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये पिछले 4 से 5 साल पेपर के जो क्वेश्चन है, राइट, रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट, रिपीटेड क्वेश्चन तो चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि वो क्वेश्चन के आने के 2025 के बोर्ड एग्जाम में। राइट, अभी जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों कि आपको देखो यहाँ पे फर्स्ट जो डिस्टिंग्विश मेरे सामने आपके सामने लाया हूं मैं, वो प्लानिंग और डायरेक्टिंग का है। बट अभी इसमें चीज क्या है वो समझ लो। अभी सभी डिस्टिंग्विश में मैंने क्या किया है, आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कोड दिया है, दिख रहा रहेगा आपको यहाँ पे शॉर्ट कोड। राइट, एक शॉर्ट कोड दिया है, दिख रहा है आपको। अभी कॉन्सेप्ट क्या है, अभी यहाँ पे ऐसा है कि शॉर्ट कोड जो है ये चैप्टर नंबर अभी देखो 2 में लगा है। अभी शॉर्ट कोड क्या है, एमआरएफ लोन, एमआरएफ लोन करके शॉर्ट कोड है। तो ये एमआरएफ लोन जो है चैप्टर नंबर 2 के कौन से भी डिस्टिंग्विश में, राइट, चैप्टर नंबर 2 से कौन सा भी डिस्टिंग्विश आ जाए, जैसे अब यहाँ पे प्लानिंग और यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, राइट, दिन बाद में स्टाफिंग और कंट्रोलिंग आ जाए, या बाद में ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग आ जाए, या कोई भी जो 6 है वो पॉट्स क्रॉप जो है अपना प्लानिंग, बाद में ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये 6 में से कोई भी दो अपना डिस्टिंग्विश आ जाए, हमको यही शॉर्टकट जो है यूज करना है। अब है क्या ये, आओ समझते हैं। अब देखो इसमें कैसे दिया है, मैंने दो आपके एग्जाम्पल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से लाया हूं मैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट डिस्टिंग्विश जो है, इसको मार्क कर लो बच्चा। इसका पीडीएफ लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, अपना टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लो, तो आपको टेलीग्राम पे अपलोडेड मैं आपको दे दूंगा। राइट, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। राइट, जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट ही लिखा हुआ है प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग। प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग के बारे में बात करो, चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है। शॉर्टकट जो है उसका एमआरएफ लोन है, एमआरएफ लोन है। फर्स्ट आ रहा है प्लानिंग और डायरेक्टिंग, सब एम से जो है वो क्या है, मतलब बच्चा मीनिंग। देखो अभी इसमें कॉन्सेप्ट कैसा है, सबसे पहले हमको जो है मैं आपको बता दूं, जब बोर्ड एग्जाम में जब डिस्टिंग्विश लिखोगे, राइट, या आपको जो है टी फॉर्मेट में ही लिखना है बच्चा, टी फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है ना। आपको टी फॉर्मेट में लिखोगे तो यहाँ पे आपका मेन पॉइंट आ जाए, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और हेड पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। हेड पॉइंट लिखने के दो तरीके, या तो आप इसको मिडल में लिख सकते हो या इसको आप साइड में लिख सकते हो। राइट, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसा, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे मैंने हेड पॉइंट यहाँ पे जो है बीच में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको बीच में लिखो तो वो भी एक ज़्यादा कन्वीनियंट होगा अगर आपको आदत है तो, नहीं तो आप जो है लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो। राइट, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमआरएफ लोन के बारे में बात करें तो एम जो है, एम मतलब यहाँ पे मीनिंग। राइट, यहाँ पे हर बार याद रखना कि स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो मीनिंग ही होगा। राइट, इसमें देखो यहाँ पे प्लानिंग का मीनिंग लिखा हुआ है और डायरेक्टिंग का मीनिंग लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। राइट, प्लानिंग के मीनिंग की बात करो तो देखो एकदम शॉर्ट में लिखा है। राइट, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, सिंपल। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, देखो डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, इंस्पिरेशन, द लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमेन कॉन्स्टिट्यूट द रियल केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे करके आप 2 लाइन भी लिख दोगे तो बहुत मोर देन इनफ होगा, ठीक है ना। अगर बात करूं मैं कि कितना पॉइंट आपको लिखना है, राइट, एक डिस्टिंग्विश में आपको पॉइंट कितना लिखना है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा 6 पॉइंट आपको लिखना है। राइट, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 6 से 7 पॉइंट काफी रहेगा, 6 पॉइंट इज मोर देन इनफ। एम हो गया बच्चा, नेक्स्ट एमआरएफ का एम हो गया। देन आर है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या है, देखो प्लानिंग इज डन एज पर रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली प्लानिंग किया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टिंग की बात करूं तो इट गिव्स डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग यूज ऑफ द अदर रिसोर्सेज। मतलब क्या, अदर रिसोर्सेज जो हमारे पास रिसोर्सेज पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय को क्या मिलता है, डायरेक्शन मिल जाता है। एमआरएफ का एफ बात करूं, फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर मतलब ये किस चीज के बारे में बात हो रहा है, कि प्लानिंग जो है ऑब्वियसली हमेशा जो आपको पता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर है आर कंसिडर इन प्लानिंग प्रोसेस। हम प्लानिंग करते समय इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हैं। बट डायरेक्टिंग की बात करेंगे तो डायरेक्टिंग इज रिलेटेड विद ऑलवेज एंड ऑलवेज विद द इंटरनल फैक्टर, जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेज का। ह्यूमन रिसोर्सेज का आपको समझ में तो आ गया, ह्यूमन बीइंग के बारे में, स्टाफ के बारे में बात कर रहा हूं मैं। राइट, यहाँ पे अगर 4th पॉइंट की बात करूं मैं, एमआरएफ हो गया। देन बाद में लोड, एमआरएफ हो गया, बाद में एल, लोन का जो एल है
राइट, वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्टिविटी, ठीक है ना, एंड मिडिल लेवल इज इन्वॉल्व विद द डायरेक्टिंग द एम्प्लॉय। दिख रहा है आपको, टॉप लेवल इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड द एक्टिविटी, मिडिल लेवल इज मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग द एम्प्लॉय, ठीक है। वैसे ही आपको फिफ्थ पॉइंट लिखना है ऑर्डर के लेवल। ऑर्डर की बात करूं तो प्लानिंग में क्या लिखना है आपको, इट इज अ बेसिक फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है ना। ऑर्डर मतलब कौन से ऑर्डर में आता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो प्लानिंग आपको पता ही है कि प्लानिंग जो होता है हमेशा जो है वो मैनेजमेंट में भी जो है फर्स्ट नंबर पे ही आता है, ठीक है ना। डायरेक्टिंग का भी आता है, इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना। जो डायरेक्टिंग होता है वो ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बाद आता है, तो इसके लिए हम लोग को लिखा है यहाँ पे इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। बाद में एमआरएफ लोन का जो ओ है, एक और ओ है, राइट, हमने यहाँ पे देखा है। तो ओ जो है ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, ऑब्जेक्टिव मतलब उसका मकसद क्या है, टू सेट गोल्स एंड चूजिंग, प्लानिंग की बात कर रहा हूं मैं, टू सेट गोल्स एंड चूजिंग द मीन्स टू अचीव दिस गोल्स, राइट। एंड देन बाद में ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे लिखा है टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट टू गेट द थिंग्स डन इन द राइट मैनर, राइट। हमको ऐसे एक लाइन में लिखना है बच्चा, ठीक है ना। ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। और इसको 6 पॉइंट इस मोर देन है, पर यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट लिए हुए क्योंकि वो शॉर्ट कोड के हिसाब से जा रहा था, राइट। तो 8 पॉइंट भी आप लिख सकते हो। आपको जो है 6 पॉइंट तो लिखने हैं, आप 7 पॉइंट भी आप जो है ज्यादातर लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट लिखा रहेगा एरिया ऑफ फंक्शन, इट इंक्लूड सेटिंग ऑब्जेक्टिव बाय आइडेंटिफाइंग द वेज ऑफ अटेंडिंग द गोल एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। अगर डायरेक्टिंग की बात करूं, इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, कम्युनिकेटिंग। जो हमने मीनिंग में लिखा था वो लिखा हुआ है। एरिया ऑफ फंक्शन कहाँ पे क्या चीज का काम करता है, यहाँ पे प्लानिंग के लिखा है कि हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं किसको, एम्प्लॉय को, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। नेचर की बात करूं, लास्ट जो लोन का जो एन है, इट इज अ कंटिन्यूस नेचर, इट एग्जिस्ट इन द होल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो है ये प्लानिंग जो है हमेशा चलता रहेगा, कंपनी जब तक है तब तक चलती रहेगी। प्लानिंग जो है फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट प्रोसेस है। प्लानिंग कभी ना रुकने वाला, कभी ना थमने वाला प्रोसेस है। डायरेक्टिंग की बात करूं तो दिस कंटिन्यूस प्रोसेस इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ द गोल। ये भी डायरेक्टिंग जो है ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि अपने गोल को अचीव करना है। तो आई होप कि समझ में आगे रहेगा आपको। जो जैसे कि आपको मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 2 से कोई भी आपको जो है डिस्टिंग्विश आता है तो आप ये शॉर्ट कोड के हिसाब से आप कर सकते हो। शॉर्ट कोड है एमआरएफ लोन, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया है बच्चा, एक और एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश लिया है, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ये डिस्टिंग्विश का जो लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन हो जाओ वहाँ पे, ठीक है। कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग की बात करूँ तो अगेन देखो एमआरएफ लोन जो है शॉर्ट कोड मैंने यूज किया है यहाँ पे, राइट। सेकंड चैप्टर की बात कर रहा था मैं, कोई भी सेकंड चैप्टर से आ रहा है तो हमको एमआरएफ लोन ही यूज करना है। अगेन इसमें भी मीनिंग है, दिख रहा रहेगा आपको मीनिंग। कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग का मतलब पता ही है आपको, ठीक है ना। एक में 2 लाइन ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोजर। समझ में आ रहा है, एक्चुअल रिजल्ट कितना है और डिजायर रिजल्ट कितना है, उसको दोनों को साथ में लेकर आने का काम करता है कौन, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या, म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल। मैं बताया ना आपको, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है ना, हम लोग ने क्या किया, ग्रुप एफर्ट लगाना है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल, राइट। ये हो गया एमआरएफ का एम। रिसोर्सेज की बात करेंगे तो कंट्रोलिंग में क्या लिखना है, इट इज रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग की बात करूं तो इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। फैक्टर की बात करूं, ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है, और यहाँ पे क्या है, इट इज हार्मोनाइज ऑफ ह्यूमन, अगेन मतलब ये भी इंटरनल फैक्टर ही है। हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब वर्कर्स के बारे में बात हो रहा है, एम्प्लॉयज के बारे में बात हो रहा है, राइट। नेक्स्ट बता रहा है लोन का जो एल है उसका मतलब क्या, लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये कहाँ पे पाया जाता है, टॉप और मिडिल लेवल पे जो है रिस्पॉन्सिबल है ये कंट्रोलिंग एक्टिविटी के लिए, और ये जो है इट इज रिलेटेड टू ऑल द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ऑर्डर की बात करूं तो ये एंड फंक्शन है,
ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ विच फॉलोज प्लानिंग, ठीक है ना। हमको ये लाइन लिख देना हमेशा, ऑर्डर वाले में ये वाले में ये लाइन लिख देना है। ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव अकॉर्डिंग टू द प्लान। अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो प्लानिंग क्या है उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो अचीव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बात करूँ मैं टू एंश्योर हार्मनी ऑफ एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय, हार्मनी एम्प्लॉयज़ के बारे में ज़्यादातर यहाँ पे बात की हुई है, ठीक है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एरिया ऑफ फंक्शन की बात करूँ मैं, ठीक है ना, जो लोन का जो है ए है, देन बाद में इट इंक्लूड सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट एंड कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स व्हेनेवर नेसेसरी। मतलब स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम जो है उसके बारे में जो डिफरेंस आता है, राइट। अगर मैं स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम की बात करूँ, सपोज करो कि स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है ना, वो एक कंपनी ने बोला है कि आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, राइट। और एक्चुअल टाइम जो है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने जो लिया है वो 80 का ही लिया, 80 यूनिट वो प्रोड्यूस कर पाया। उसका डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो गया बच्चा, डिफरेंस आ गया 20 का। तो 20 का जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे हम लोग डिविएशन। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे, राइट। ये यहाँ पे इसके बारे में जो फोकस करता है वो डिफरेंस जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है स्टैंडर्ड मतलब कंपनी ने दिया हुआ टारगेट, एक्चुअल मतलब एक वर्कर ने लिया हुआ समय या फिर वर्कर ने किया हुआ काम। आपकी समझ में आ गया रहेगा। लास्ट लिखा हुआ है एंड नेचर की बात कर रहा हूँ, इट इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स वंस द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस रिलेटेड टू ऑल मैनेजर लेवल। आई होप की समझ में आ गया रहेगा। वैसे ही करके देखो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग है, इसको भी आप लोग एक बार रीड करोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, राइट। वैसे चैप्टर नंबर 2 से ये ही है, राइट। इसका मैं PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर मैं 4th चैप्टर की बात करूँ तो ये 4th चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चा, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक की बात करूँ तो मैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, इसका शॉर्ट कोड अलग है। इसका शॉर्ट कोड है MP लोन। MP लोन दिख रहा है आपको, MP लोन, राइट। मतलब यहाँ पे हमको अभी 4th चैप्टर में से ये क्वेश्चन के लिए हमको अवेलेबल करना है MP लोन, राइट। यहाँ पे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के लिए M का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी, P का मतलब है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक क्या करता है, फ्रेम करता है मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता है कि नोट छापने का जो जिम्मेदारी है और जो मोनोपोली है वो RBI यानी कि सेंट्रल बैंक की ही है, राइट। कमर्शियल बैंक की बात करो तो कमर्शियल बैंक डू नॉट फ्रेम एनी मॉनेटरी पॉलिसी। कमर्शियल बैंक को कोई भी राइट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मतलब मनी पॉलिसी फ्रेम करने का, राइट। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी पता ही आपको कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, प्रिंट करता है। कमर्शियल बैंक कैन नॉट प्रिंट, राइट। कैन नॉट प्रिंट भी लिख सकते हो या डज नॉट प्रिंट भी लिख सकते हो, राइट। लोन की बात करो अगर मैं, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है लोन टू बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और कमर्शियल बैंक इसको लोन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री और कॉमर्स को, ठीक है ना। ओनरशिप की बात करूँ यहाँ पे, इट इज ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और यहाँ पे इट इज ओन प्राइवेट और बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, राइट। एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी की बात करूँ अगर मैं, यहाँ पे MP लोन का जो A है, एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी, द सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से। ये डिफरेंस सिंपल है, एक लाइन में लिखना है अपने को, लेकिन यहाँ पे 6 डिस्टिंग्विश नंबर लिखे हुए। नंबर ऑफ बैंक की बात करूँ, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक RBI इन इंडिया। इंडिया की बात करो तो एक ही है अपना सेंट्रल बैंक जो कि RBI है, और कमर्शियल बैंक बहुत सारे अपने इंडिया के अंदर। आई होप की समझ में आ गया रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है बच्चा, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट डिस्टिंग्विश की बात करूँ मैं, देखो ये लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, ये तीनों में से कोई भी दो तो 100% दिखने वाला है बच्चा वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका शॉर्ट कोड भी हमने बनाया, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि MP सिट प्लीज, राइट। लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस, मीनिंग के बारे में बात करेंगे तो मीनिंग क्या है, लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग अपने को लिखना है, 2 लाइन का जो मीनिंग है वो लिख देना। ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी आइदर ऑन डेथ और मैच्योरिटी व्हिचएवर इज अर्लियर कंसिडरेशन के हिसाब से, उसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की बात करूँ मैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर promises to pay compensation to insured if something happens to subject matter due to fire related। मतलब क्या कोई प्रोडक्ट के लिए हम लोग जो है या कोई गुड्स के लिए हम लोग जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसको बोलेंगे वो फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे फायर इंश्योरेंस, और जो हम लोग लाइफ के लिए ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस,
पॉलिसी टेकन बाय, ये कौन ले सकता है? इंडिविजुअल ले सकता है अपने लाइफ के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, राइट। यहाँ पे फायर इंश्योरेंस की बात करो तो इंडिविजुअल ले सकता है बट अपने प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना, प्रॉपर्टी बाय बिजनेसमैन, उनके गुड्स के लिए, प्रॉपर्टी बिजनेस और अपने यहाँ पे लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए। नेक्स्ट बता रहे सब्जेक्ट मैटर की बात करूँ मैं, इन लाइफ इंश्योरेंस द लाइफ ऑफ द इंश्योर इज अ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना, लाइफ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। फायर इंश्योरेंस के अंदर द गुड्स एंड द असेट ऑफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर, क्या चीज को मतलब कवर हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट मतलब क्या चीज कवर हो रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ कवर हो रही है, लाइफ का जो रिस्क है वो कवर हो रहा है, यहाँ पे जो है गुड्स एंड असेट कवर हो रहा है और दी प्रॉपर्टी कवर हो रहा है फायर इंश्योरेंस की बात करो तो। नेक्स्ट बताया सरेंडर ऑफ पॉलिसी मतलब क्या, द पॉलिसी कैन बी सरेंडर मतलब गिव अप मतलब क्या, वापिस देना, राइट, क्लेम करना बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म सब्जेक्ट सर्टन कंडीशन। हम लोग जो अपनी जो पॉलिसी को है वापिस फिर से जो है दे सकते हैं, बंद करा सकते हैं, राइट। ये सरेंडर नहीं हो सकता, कौन सी, फायर इंश्योरेंस की बात है। नेक्स्ट आ रहा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करो अगर मैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस। आई होप की समझ में आ रहा रहेगा। टेन्योर की बात करूँ अगर मैं, पॉलिसी कैन बी इशूड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स इवन अंटिल द डेथ ऑफ द अश्योर्ड मतलब जिसने पॉलिसी लिया है। यहाँ पे बात करो इट इज जनरली फॉर अ शॉर्टर पीरियड लाइक 1 ईयर, राइट। बाद में 1 ईयर के बाद में क्या होता है, रिन्यू होता रहता है, राइट। पी के बारे में बात करूँ मैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, उसका मतलब देखते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल हैज अ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल लॉस, ठीक है ना। इट इज एप्लीकेबल हैज इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट फॉर अ फाइनेंशियल लॉस, यहाँ पे लॉस का जो है नाप सकते तोल सकते, यहाँ पे लॉस को जो है नाप सकते तोल सकते नहीं, मतलब ह्यूमन की लाइफ मतलब बोलते हैं ना, इंसान की लाइफ तो इन अनमोल होती है ना, उसको उसकी लाइफ का कोई मोल नहीं होता है, राइट। वैसे हमको उसको नाप सकते तोल सकते नहीं है, पर यहाँ पे हम गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नाप सकते तोल सकते, राइट। नेक्स्ट आ रहा है बच्चा अपना लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, इसको भी आप लोग जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हो, राइट। देखो वही शॉर्ट कोड है MP सिट प्लीज, ठीक है ना, इसको भी गो थ्रू कर लेना, इसमें डेफिनेटली आपको एक आंसर तो डेफिनेटली मिलेगा। चलिए इसके बाद मेरे को फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, 3 में डेफिनेशन बता दिए, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, देन बाद में पहले आपने किया अभी लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, देन लास्ट में है यहाँ पे एक और है फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, ठीक है ना, सेविंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, चैप्टर नंबर 4, इसका जो है शॉर्ट कोड जो है MFD NRI, ठीक है। इसमें देखो मीनिंग लिखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है, ये इट इज दैट अकाउंट वेयर अ फिक्स नंबर सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड, राइट। सेविंग अकाउंट मतलब क्या, जो हमारा और आपका है ऑब्वियसली, ठीक है, हम सबका जो अकाउंट बैंक में होता है, नॉर्मल अकाउंट की बात हो रही है, ये कौन ओपन करता है, हम जैसे इंडिविजुअल लोग। इट इज दैट अकाउंट विच इज ओपन बाय इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू सेव व्हाट पार्ट ऑफ देयर मनी, हम अपने सेविंग जो है बैंक में जमा करते हैं उसको बोलेंगे सेविंग अकाउंट में रखते हैं। फैसिलिटी की बात करेंगे तो 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ द फिक्स डिपॉजिट कैन बी गिवन हैज लोन, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन, यहाँ पे लोन मिल सकता है FD के ऊपर, यहाँ पे लोन, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमको नहीं मिलेगी अपने अमाउंट पे। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो बैंक यूज फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट मिलता है, ठीक है ना, कस्टमर को जो एक एक्नॉलेजमेंट बोल सकते हैं हमको, उसको वो मिलेगा आप जब फिक्स डिपॉजिट भरते हो तभी। और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, पासबुक मिलता है, चेक बुक मिलता है एंड पे इन स्लिप मिलता है कस्टमर को, राइट। नेचर ऑफ अकाउंट की बात करूँ तो इट इज फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एक्सेप्ट व्हेन फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट इज रिन्यूड, एक सर्टन टाइम के लिए होता है और सर्टन टाइम खत्म होने के बाद इसको रिन्यू कर सकते हैं, और ये कंटिन्यू रहता है इन नेचर जब तक हम उसको अकाउंट को वाइंड अप नहीं करें तब तक, राइट। नेक्स्ट आ रहा है NRI का जो R है रिस्ट्रिक्शन, सेकंड लास्ट पॉइंट, अमाउंट बिकम्स ड्यू ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड इफ विड्रॉन अर्लियर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लेस, ऑब्वियसली मैच्योरिटी से पहले ही, सपोज कि 10 साल का मैंने जो है FD करवाया, राइट, और 5 साल में ही 5वें साल में ही मैं जो विड्रॉ कर लिया, जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला था 10 साल में उतना मुझे नहीं मिलेगा, मुझे कम करके डिडक्ट होके मिलेगा यहाँ पे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, द कस्टमर हैव सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल, हाँ, पर यहाँ पे जो है अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए RBI के जो रूल है उसको सर्टन रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि 50,000 के ऊपर निकालेंगे तो भाई
अपने को सर्टन अपने डॉक्यूमेंट पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह जो है सबमिट करने पड़ते हैं। अलग अलग बैंक का अलग अलग रूल्स है। लास्ट आ रहा है इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट इज हायर लॉन्गर पीरियड, हायर विल बी द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। जितने लंबे समय के रखेंगे उतना लंबा अपने को जो इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, नॉर्मली सेविंग अकाउंट में लो होता है। ईजी है बच्चा। IMFDNRI ये शॉर्ट कोड याद रखना है बस, खाली बस आपको शॉर्ट कोड याद रखना है। पेपर में जो है शॉर्ट कोड के हिसाब से आप जो आंसर लिख सकते हो, राइट। उसके बाद BPO और KPO, ये चैप्टर नंबर 5 से है, BPO और KPO, राइट। ये बहुत ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट, इसका भी शॉर्ट कोड है MTRFD। MTRFD इस, ये MFDNRI था, ये MTRFD, राइट। हमेशा याद रखना, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो M है वो मीनिंग का ही होगा, राइट, मीनिंग का ही होगा। इसको भी देख लो फटाफट। इसमें क्या है, BPO और KPO के बारे में बात हो रही है। BPO रिफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। KPO का मतलब क्या है, KPO इज अनदर काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग वेयर बाय फंक्शन रिलेटेड टू द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी। ठीक है ना। यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है, BPO मतलब क्या, नॉर्मल जो BPO पहले सबसे पहले तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। आउटसोर्सिंग मतलब कंपनी जो है हमारी जो अपनी जो नॉन कोर एक्टिविटी होती है वो किसी ऐसी एजेंसी को देती है जो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है। से फॉर एग्जांपल कॉलेजेस का मेन काम क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, राइट। कॉलेजेस का मेन काम एजुकेशन है, तो वो कोड एक्टिविटी हो गया। उनके लिए नॉन कोड एक्टिविटी क्या हो गया, कैंटीन का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन कोड हो गया। अब बाद में सिक्योरिटी गार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन कोड हो गया। तो ये सब काम जो है वो ऐसी एजेंसी को दे देंगे जो वो काम में एक्सपर्ट है, राइट। चलो उसको बोलेंगे हम लोग आउटसोर्सिंग। BPO के बारे में बात करेंगे तो BPO जो है यहाँ पे नॉन प्राइमरी एक्टिविटी से डील करता है, जो कि एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से मिनिमाइज कॉस्ट करके एफिशिएंसी बढ़ाता है, राइट। एंड बाद में KPO की बात करेंगे तो यहाँ पे वो रिलेटेड टू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आउटसोर्स, ठीक है, टू थर्ड पार्टी। ये ज़्यादा नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट है। टैलेंट रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयज, BPO के अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए जो काम कर रहे हैं। KPO के अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाइड वर्कर्स होने चाहिए। रिक्वायरमेंट की बात करूँ अगर मैं, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट की अगर बात करूँ, BPO रिक्वायर्स प्रोसेस एक्सपर्टीज, ठीक है, KPO रिक्वायर्स नॉलेज एक्सपर्टीज। प्रोसेस के बाद जो काम कर रहे हैं उनको प्रोसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इनको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए जो एक्सपर्ट होंगे पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है BPO, फोकस ऑन लो लेवल प्रोसेस, KPO फोकस ऑन हाई लेवल प्रोसेस। ऑपोजिट है देखो, ठीक है ना। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, BPO इज लेस कॉम्प्लेक्स, KPO इज कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा कम डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। चलो उसके बाद में नेक्स्ट जो आ रहा है E-बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करो, चैप्टर नंबर 5 से आराम से, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। इसको आराम से आप देख के एक ही लाइन का भी देखो, आराम से अपन जो इसको करके निकल सकते हैं। देखो E-बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस, इसको एक बार आप रीड करोगे तो आराम से आ जाएगा। आई थिंक आपको ये बहुत ईजी पॉइंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो आ रहा है नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन। मैं आपको जो बताया था लास्ट टाइम भी, मैं जब इंपॉर्टेंट नोट्स भी जो बनाए, राइट, उसके अंदर मैंने बताया कि ये 7 चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो 110% एक डिस्टिंग्विश तो आता ही है। नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन या नेशनल कमीशन, उसके बारे में बात हो रही है, राइट। चलिए देखते ये कोर्स देखते हैं। नेशनल कमीशन किसको बोलेंगे हम लोग, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है ये, ठीक है ना, सोल्यूशन का फोरम है एट द नेशनल लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इज नोन एज नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन क्या है, जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मतलब सोल्यूशन, फोरम है, कोर्ट है, किसके लिए, कंज्यूमर का कोर्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इस्टेब्लिश किया है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, सेम लिखना है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलना है, बस ये सेम लिखा है। यहाँ पे देखो ये सेम पॉइंट को कॉपी पेस्ट करना है, ये पॉइंट को यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट करना है, खाली ये नेशनल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे से आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, ठीक है ना। पर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है नेशनल को जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट को जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, ये याद रखना, बस ये 2 चेंज करना है, ठीक है ना, बाकी सब सेम रहेगा।
मेंबर की अगर बात करेंगे, मेंबर कितना आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, वो नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर हैज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है ना, यहाँ पे नॉट लेस देन 4 मतलब 4 लोग तो चार लोग तो होने ही चाहिए, नॉट लेस देन 2 2 होने चाहिए, और नॉट सच मेंबर्स मे बी प्रिस्क्राइब बाय द कंटिन्यूएशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। मेंबर्स का टेन्योर की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इसमें। मेंबरशिप टेन्योर, मेंबर्स कैन हैव मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू एज 67 years। ठीक है ना, वो ये याद रखना 5 years और 67 years, और इसमें प्रेसिडेंट का एज जो है वो 70 years है, विच एवर इज अर्लियर। आई होप कि समझ में आ गया रहेगा आपको। मेंबरशिप टेन्योर की बात करूँ तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट वाले में यहाँ पे 65 years है, 5 years एंड 65 years एंड 65 years है। ठीक है ना, इसका जो अलग है, बट इसका यहाँ पे जो है ये स्टेट वाले में जो है, ये स्टेट वाले में जो है अपने पढ़ रहे हैं ना, ये वाला स्टेट वाला, राइट, नेशनल वाले में, नेशनल वाले का और स्टेट वाले का सेम रहेगा, राइट, ये याद रखना। चलो उसके बाद में मॉनिटरी जुडिक्शन मतलब कितना किसका एरिया कवर होता है, राइट। अब यहाँ पे बात करें, अगर नेशनल की बात करें, टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेर वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस पेड कंसिडरेशन ऑफ 10 करोड़, याद है 10 करोड़ तक का जो अगर वैल्यू होगा तो यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अभी यहाँ पे नेक्स्ट का लेकर डिस्ट्रिक्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना है 1 करोड़, मतलब 1 रुपये से लेके 10 करोड़ तक, सॉरी 1 करोड़ तक, 1 रुपये से 1 करोड़ यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, और 1 करोड़ से 1 CR से 10 CR जो है यहाँ पे आ जाएगा अगर गुड्स का वैल्यू रहेगा तो। ठीक है ना, हमने केस स्टडी में भी अभी सॉल्व किया था, केस स्टडी भी आप देख सकते हो जाके, केस स्टडी का वीडियो भी अपलोडेड किया हुआ है, राइट। एरिया कवर की बात करो, ये कंट्री कवर्स एंटायर कंट्री, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को ही कवर करता है। अपील की बात करेंगे तो नेशनल कमीशन पे जो अगेंस्ट अगर अपील करना है तो हम सुप्रीम कोर्ट पे कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले को हम लोग स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं, राइट। प्रेसिडेंट की बात करेंगे, अगर द पर्सन हु हैज टेकन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, हु हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैज बीन, जो जज रह चुका है, ठीक है ना, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो नेशनल कमीशन का जो है क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। और यहाँ पे जो है ए पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज का जज रह चुका है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकता है। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। ठीक है, और एक और डिस्टिंग्विश है बच्चा, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन सेम है, सेम शॉर्ट कोड है। देखिए शॉर्ट कोड है मैप, इसका भी शॉर्ट कोड आपने देखा ही देगा। ठीक है ना, शॉर्ट कोड है मैप, 2 M है इसमें, सॉरी 4 M है, 2 A है और 1 P है। ठीक है ना, सेम है इसमें, आप सेम इसको एक बार रिवाइज करोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ आपको लिखनी है, राइट। ओके, तो ये 12 डिस्टिंग्विश जो थे, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जो मैंने अपने सर्वे से पेपर से जो है लाया था। ठीक है ना, आप होप कि आपको समझ में आया रहेगा, आई होप कि समझ में आया रहेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको जो है मिलती रहेगी। आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ में मैंने जो जस्टिफाई के क्वेश्चन, बाद में मैंने केस स्टडी के क्वेश्चन, राइट, SP के, OC के, इको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है, सबकी वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे से जाके इसको देख सकते हो, राइट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अच्छी किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।